Hey everyone, welcome back to our YouTube channel. And in this lecture of part 2 of Essentials of Valid Marriage under Muslim Law, today we are going to deal with the rest of the requirements और essentials. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन. तो जो हम लोग ने देखा था कि कुछ एसेंशियल्स फुलफ़िल करना होता है फॉर वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ. तो उसमें हमारा 4th नंबर पे आया था कि अब्सेंस ऑफ प्रोहिबिशन होना चाहिए. तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से रिलेशन है, ऐसे कौन कौन से रिलेशन है मुस्लिम लॉ में जो कि पार्टीज़ के बीच में मैरिज परफॉर्म नहीं हो सकते. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो भी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होंगे इन वॉयलेशन ऑफ एनी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन उनको नल और वॉइड माना जाएगा. इट मीन्स वो वॉइड होंगे फ्रॉम एब इनिशियो, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो दो पर्सन वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में तब कहलाएंगे अगर वो दोनों का रिलेशन एक दूसरे से कॉन्सेग्युइनिटी के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, मतलब रिलेशन बाय ब्लड हो या फिर एफिनिटी मतलब रिलेशन बाय मैरिज हो या फिर फॉस्टरेज मतलब रिलेशन बाय मिल्क. ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जानने के लिए हमको कुछ डिटेल देखना होगा. तो मान लीजिए कॉन्सिग्यूनिटी मतलब कि रिलेशन बाय ब्लड. ठीक है, तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ब्लड रिलेशन हो, तो मुस्लिम जो है वो शादी नहीं कर सकता अपनी किससे. तो पहला इसमें कि वंस ओन एसिडेंट और डिसिडेंट. तो एसिडेंट का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि मैं हूँ, ठीक है, तो एसिडेंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि मेरे फादर मेरे एसिडेंट हुए हैं और मेरे फादर की फादर मतलब मेरे ग्रैंडफादर मेरे एसिडेंट हुए हैं. और हाउ हाई सो एवर मतलब कि पूरा दादा के दादा दादा के दादा के दादा ऐसे ऐसे करते करते जितने भी एसिडेंट जाएंगे तो हमारे बीच में शादी नहीं हो सकती, ये वॉइड मानी जाएगी. या फिर वंस ओन डिसिडेंट. ठीक है, डिसिडेंट का मतलब हुआ कि जैसे मेरे फादर हैं, ठीक, तो मेरा भाई या फिर हम उनके डिसिडेंट हुए, मतलब हम उनकी आगे की जनरेशन है, आगे की पीढ़ी, तो हम डिसिडेंट हुए हैं. ठीक है, तो द फादर इज़ नॉट अलाउड टू मैरी विद हीज डिसिडेंट. ठीक है, तो देखिए इस ग्राफ में देखिए फर्स्ट पार्टी है. ठीक है, तो इसके ये फादर और फादर्स फादर मतलब ग्रैंडफादर ये एक्सीडेंट हुए या फिर मदर या मदर्स मदर एक्सीडेंट हुई. और जो हमारे डिसिडेंट हैं ये सन हुआ या फिर सन का मतलब बेटे का बेटा या बेटे की बेटी या फिर डॉटर या फिर डॉटर का बेटा या डॉटर की बेटी. तो इनके बीच में जो रिलेशन है मतलब कि फर्स्ट पार्टी चाहे वो ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ जाए तो इनके बीच में मैरिज परफॉर्म नहीं हो सकती, वो अवॉइड मानी जाएगी. ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशन में मानी जाएगी. और जो हमारा सेकंड है इसमें कि डिसिडेंट ऑफ वंस फादर और मदर. तो मान लीजिए मेरी जो फादर मदर है, ठीक, तो उनके डिसिडेंट कौन है, ऑब्वियसली मेरे भाई बहन ही होंगे ना. ठीक है, तो मेरे भाई बहन, तो भाई बहन में शादी हो सकती है, नहीं होगी. ठीक है, और मान लीजिए यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो इसके फादर या मदर के डिसिडेंट इसके ब्रदर या सिस्टर हुए. तो ब्रदर या सिस्टर हुए, तो ब्रदर रियल ब्रदर सन मतलब ब्रदर का सन या फिर उसकी डॉटर या फिर सिस्टर का सन या डॉटर, ये सब डिसिडेंट हो गए. ठीक है, तो इनके बीच में भी शादी परफॉर्म नहीं हो सकती, सॉरी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती क्योंकि ये मुस्लिम लॉ है. तो हम इसको एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे तो इट बिकम्स ईजी फॉर अस. तो देखिए एक मेल है, अगर वो अपने रियल सिस्टर से शादी करता है तो वो मैरिज वॉइड होगी. ठीक है, तो देखिए यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो रियल सिस्टर से शादी कर रहे, अगर वो यूट्रीन सिस्टर से भी करता है कॉन्सिग्वाइन सिस्टर से भी करता है तो भी वो मैरिज वॉइड नहीं होगी. सेम उसी तरह से अगर फीमेल भी एक अपने रियल ब्रदर से शादी करती है या फिर यूट्रीन ब्रदर से या फिर कॉन्सिग्वाइन ब्रदर से तो वो भी वॉइड मानी जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 टर्म देखे, एक रियल देखा, यूट्रिन देखा, कॉन्सेग्वाइन देखा. तो रियल का मतलब होता है कि जिसके जैसे मेरा भाई, तो हम दोनों रियल ब्रदर सिस्टर हैं. क्यों, क्योंकि हमारे फादर मदर सेम है. और अगर यूट्रिन ब्रदर सिस्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी मदर सेम है लेकिन फादर अलग है. ठीक है, और हमारे इसमें कॉन्सेग्वाइन हुआ तो इसका एग्जांपल बहुत ही कॉमन है, जो कि मुस्लिम लॉ में हम देखते हैं कि एक हस्बैंड 4 शादियां कर सकता है. तो जब उसने 4 शादियां की तो 4 उसकी वाइफ थी. ठीक है, तो जो चारों के बच्चे थे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं कैसे, कॉन्सेग्वाइन में. ओके, मतलब कि सेम फादर है लेकिन मदर अलग अलग है. तो और जो हम लोग ने देखा कि
डिसिडेंट्स ऑफ वन फादर और वन मदर, तो इसमें जब आएगा तो एक मेल अपने भांजे से या फिर एक फीमेल अपने भांजे से भी मैरिज परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है, जो कि देखिए यहाँ तो बता दिया गया कि अपने भाई से, बहन से, मतलब डिसिडेंट ऑफ ओन्स मदर फादर, ठीक, चाहे वो रियल हो, चाहे यूट्रीन हो, चाहे कॉन्सिग्वाइन हो, लेकिन यहाँ कज़िन की बात नहीं की गई है। तो देयर इज़ अ नो प्रोहिबिशन इन मैरिज ऑफ कज़िन ब्रदर और सिस्टर। इसलिए हम देखते हैं कि फुफीरे, ममेरे, चचेरे में शादी हो जाती है। अदर नेक्स्ट इज़, अब हमारा इसी में नेक्स्ट है कि ब्रदर्स और सिस्टर ऑफ वन एसिडेंट हाउ हाई सो एवर, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे एसिडेंट कौन है, मेरे फादर हुए, तो मैं उनके ब्रदर से या फिर उनके सिस्टर से, सपोज़ अगर मेल रहता तो उनकी सिस्टर से शादी नहीं हो सकती। तो इसमें हम इक्वेशन में देखते हैं कि एक मैन अपने फादर या मदर की सिस्टर से शादी नहीं कर सकता और एक फ़ीमेल अपने मैटरनल या पैटर्नल अंकल से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक नोट करने वाली बात ये है कि वाइफ ऑफ वंस पेरेंट ब्रदर मैन प्लस डाइवोर्स विडो मामी और चाची इज़ वैलिड, ठीक है। मतलब वाइफ ऑफ वंस पेरेंट्स ब्रदर, ठीक है, ये वैलिड हुआ। तो इसका एक क्वेश्चन नीचे है कि एक मेल जो है वो शादी कर सकता है किससे, या तो डाइवोर्स, या तो विडो मामी से, या तो चाची से, ठीक है। मामी इन केस अगर वो अपने मैटरनल अंकल को देखे तब, और चाची इन केस अगर वो पैटर्नल अंकल को देखे तब, तो ये वैलिड शादी होती है। और हमारा फिर प्रोहिबिशन में जो सेकंड कैटेगरी है वो है एफिनिटी, इट मीन्स रिलेशन बाय मैरिज। तो ऑब्वियसली ये रिलेशन जो बनते हैं प्रोहिबिटेड, ये मैरिज के पे डिपेंड करते हैं, मतलब जब तक मैरिज रहेगी तब तक ये रिलेशन एग्जिस्टेंस में रहेंगे, और अगर ये मैरिज डिसॉल्व हो गई तो तब फिर उन रिलेशंस का कोई मतलब नहीं हुआ, तो वो जो प्रोहिबिटेड रिलेशन थे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी वन कैन नॉट मैरी, किससे नहीं कर सकता, एसिडेंट और डिसिडेंट ऑफ वंस वाइफ या फिर हस्बैंड। मान लीजिए एक वाइफ है या फिर एक हस्बैंड है, तो वो अपने एसिडेंट या फिर डिसिडेंट ऑफ, एसिडेंट कौन हुआ फिर उसके स्पाउस का, उसके फादर हुए, मदर हुई, ठीक है। और जो ऊपर हम आगे जाते जाएंगे, और डिसिडेंट कौन हुआ, उसके बच्चे हुए स्पाउस के, इसका मतलब कि जो पहला वाला स्पाउस था उसके भी बच्चे हुए, ठीक। तो इसको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये है हमारा कि एक मैन जो है वो वाइफ्स मदर या फिर वाइफ के मदर से शादी नहीं कर सकता है। उसी तरह एक फ़ीमेल अपने हस्बैंड के फादर से या फिर हस्बैंड के फादर से शादी नहीं कर सकती। और इसमें जो सेकेंड कैटेगरी है कि वाइफ या फिर हस्बैंड ऑफ वंस एसिडेंट और डिसिडेंट, ठीक। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि मान लीजिए एक मेल है, ठीक है, मेल मुस्लिम, वो अपने फादर की या फिर ग्रैंडफादर की वाइफ से भी शादी नहीं कर सकता, और एक फ़ीमेल विमेन अपने हस्बैंड के मदर से या ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि इसमें स्टेप मदर भी इंक्लूड होंगी ना, ठीक है। और जो हम लोग ने फर्स्ट कैटेगरी देखी थी एसिडेंट और डिसिडेंट ऑफ वंस वाइफ या हस्बैंड, तो उसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि एक मैन डिसिडेंट ऑफ हिज वाइफ से शादी कर सकता है, मतलब अपनी वाइफ के डिसिडेंट जो भी हैं, अगर जब उसकी खुद की मैरिज जो है विद द वाइफ हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट आता है फॉस्टरिज्म, जैसा कि हमने देखा था रिलेशन बाय मिल्क, ठीक है। तो अगर एक चाइल्ड, मुस्लिम चाइल्ड, अगर वो 2 साल का है, ठीक है, और 2 साल के अंडर में ही अगर उसने किसी वुमेन का दूध पिया है अदर देन हिज ओन मदर, तो सच जो वो वुमेन होती है उनको फोस्टर मदर कहा जाता है, ठीक है। और ये लेकिन ये आउटडेटेड हो गया है क्योंकि आजकल अब ऐसा होता नहीं है, तो इनके बीच में भी शादी अलाउड नहीं थी। अब हम कुछ मिसलेनियस प्रोहिबिशन की बात करेंगे। तो हमारा पहला है कि मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज मतलब जो लोग यात्रा पर जाते हैं, जर्नी पर जाते हैं, तो ये रिकॉग्नाइज अंडर सिया लॉ, ठीक है, लेकिन सुन्नी लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं है। और सेकेंड है कि री मैरिज बिटवीन डाइवोर्स कपल। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा
ट्रिकी है और ये बहुत इसमें थोड़ा समझना होगा। इम्पॉर्टेंट भी है कि मान लीजिए कि जब दो पार्टीज़ के बीच में डाइवोर्स हो गया, ठीक है, मतलब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, अगर वो दोनों पार्टीज़ अगर फिर से शादी करना चाहती है, ध्यान दीजिएगा, अगर फिर से दोबारा शादी करना चाहती है तो इसका प्रोसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो इसमें चलिए हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए जब डाइवोर्स हुआ दोनों का, तो वाइफ को ऑब्वियसली इद्दत ऑब्ज़र्व करना होगा, ठीक है, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 3 मंथ। तो जब वो ऑब्ज़र्व कर लेगी वाइफ, तो उसको एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, वैलिड मैरिज विद अदर। तो वो वापस उसी फॉर्मर हस्बैंड से नहीं कर सकती। तो देखिए, तो उसको एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी, वैलिड मैरिज विद अदर, ठीक है। तो और इस मैरिज को कंज्यूमेटेड भी होना चाहिए। फिर जो अदर मैरिज रहेगी, वो जो अदर हस्बैंड रहेगा वो उस वाइफ को वॉल्यूंटरी डाइवोर्स देगा। उसके बाद वाइफ फिर से इद्दत ऑब्जर्व करेगी, देन सी इज़ एंटाइटल टू री मैरी विद हर फॉर्मर हस्बैंड। और एक प्रोहिबिशन है पॉली एंड्री। देखिए, पॉलीगेमी तो अलाउड है मुस्लिम लॉ में, लेकिन पॉली एंड्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब एक वीमेन कैन नॉट मैरी द सेकेंड मेल ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ फर्स्ट मैरिज। ओके, तो अब हम यहाँ पे कुछ लीगल इफ़ेक्ट्स ऑफ वैलिड मैरिज देखेंगे। तो हमारा पहला इसमें कि कोहैबिटेशन बिकम्स लॉफुल, एंड द सेकेंड इज़ चिल्ड्रन जो होते हैं वो लेजिटिमेट होते हैं, उनको राइट टू इनहेरिट रहता है। और इसमें जो म्यूचुअल राइट होते हैं इनहेरिटेंस के, वो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एंड हस्बैंड के पास कुछ मैरिटल राइट्स होते हैं जिससे वो अपनी वाइफ की मूवमेंट को गाइड कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है इन रिजनेबल मैनर। ओके, ऑब्वियसली इन अनरिजनेबल मैनर में नहीं कर सकता, रिजनेबल मैनर में। और इस देखिए, अगर वैलिड मैरिज है तो हम लोग ने देखा था कि कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशन बन जाते हैं, मतलब एफिनिटी रिलेशन बाय मैरिज, ठीक। तो ऑब्वियसली इससे क्या होंगे, कुछ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप बनेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज क्रिएटेड बिटवीन दैम। एंड इसमें अगर जब डाइवोर्स होगा तो वाइफ डॉवर क्लेम कर सकती है। और आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज दो टाइप्स की होगा, या तो हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो विडो हो जाएगी, या तो डाइवोर्स हो जाए तो वाइफ इंटाइटल्ड है किसके, मेंटेनेंस के, ठीक है, इन केस अगर डाइवोर्स हुआ हो तो। और अगर वो विडो हो गई या फिर वो डाइवोर्स हुआ, दोनों में उसको ऑब्जर्व करना होगा इद्दत। तो हम लोग ने इद्दत लास्ट वीडियो में देखा है। एंड द नेक्स्ट इज़ डज नॉट चेंज द लीगल स्टेटस ऑफ वीमेन। देखिए, मुस्लिमों में ऐसा होता है कि शादी के बाद भी जो वीमेन्स होती हैं उनका लीगल स्टेटस चेंज नहीं होता, मतलब वो जिस सेक्ट की होती हैं वो उन्हीं को मानती हैं, ठीक है। एंड बोथ हैव इंडिपेंडेंट राइट टू एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि दोनों पे उनके अपने ही लॉ रेगुलेट होंगी, ठीक है। मतलब अगर एक सिया सेक्ट की है, एक सुन्नी सेक्ट का है, तो दोनों के अपने अलग अलग रूल्स हैं। तो चूँकि हमने देखा था कि मुस्लिम के बीच में मैरिज होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्कूल के हों, किसी भी सेक्ट के हों। तो उनके जो राइट, जो इंडिपेंडेंट, उनके जो राइट टू एक्वायर और डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी हैं वो इंडिपेंडेंट राइट होते हैं, ठीक है। अब हमारा इसी में नेक्स्ट है पॉली एंड्री, जो कि हम लोग ने पढ़ ही लिया। तो इसी के साथ हमारा ये एसेंशियल्स कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे डावर एंड मेंटेनेंस। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और सजेशन, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।